नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सक 5 बिल्लो में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में समाज शिक्षा का निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय के अंदर हमने समाज शिक्षा का अर्थ और विस्तार, उसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है, किस प्रकार से अक्षम बच्चों को समाज शिक्षा देनी है, उसके अंदर किस प्रकार की नीतियाँ और आयोग जो बने हैं वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं नीतियों और आयोग के तहत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आयोग उनके सुझाव, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आयोग बने हैं उनके सुझावों के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। हमने यूनेस्को, यूनिसेफ इन विषयों का अध्ययन किया और यूनिसेफ के अंदर जो लास्ट वीडियो में हमने जो अध्ययन जारी है या जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसी विषय के अंदर हम आगे बढ़ते हुए यूनिसेफ के विषय के बारे में जो उत्तरजीविता या उत्तरजीविता के बारे में जो बाल अधिकार हैं उनके प्रति जो सुझाव दिए हैं उसका अध्ययन करेंगे। हमने जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का जो शिखर सम्मेलन है, विश्व शिखर सम्मेलन 1990, उसके आधार पर हम विश्व के यूनिसेफ का जो सुझाव दिए हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक अपने यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन है वो अपने याद रखना है कब हुआ था, 1990। तो अपने लिख सकते हैं यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन सम्मेलन 1990। तो यूनिसेफ का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1990 में हुआ था। उसी के आधार पर उसमें जो घोषणा पत्र तैयार किया गया उसमें बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित, बालकों के शिक्षा से संबंधित और बालकों के पोषण से संबंधित काफ़ी सुझाव दिए गए, जिसको हमने बाल अधिकारों के अंदर अध्ययन कर रहे हैं कि इसके अंदर बाल अधिकारों में यूनिसेफ की क्या भूमिका है। क्योंकि यूनिसेफ बच्चों के वित्तीय कोष के आधार पर काम करता है, उसमें फंड के आधार पर कार्य करता है, तो जिसमें अपने कह सकते हैं कि ये बच्चों के हित के लिए कार्य करता है। तो हमने इसके अंदर कल जो लास्ट वीडियो थी, जो कल की जो वीडियो थी उसके अंदर हम स्वास्थ्य संबंधी सुझावों की चर्चा की थी कि स्वास्थ्य संबंधी जो सुझाव हैं वो क्या दिए थे। तो उसके अंदर यदि अपने संक्षिप्त रूप से पुण्य देखें तो अपने स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां बच्चों को लगती हैं जो कि आगे जाकर उसके भविष्य पर असर डालती हैं, उनके उन्मूलन की बात की गई थी, उनको खत्म करने की बात कही गई थी। तो इस प्रकार की जो जानलेवा बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है, इसके जो किस प्रकार का उसका टीकाकरण किया जाता है, इस प्रकार से उसका टीकाकरण करते हुए उसको उन्मूलित करने का या उसको खत्म करने का सुझाव दिया गया था वो यूनिसेफ के द्वारा दिया गया था। तो इसमें अपने देखा था कि पोलियो को मिटाने का जो संकल्प था वो लिया गया कि पोलियो को मिटाया जाए, विश्व को पोलियो मुक्त किया जाए। तो इसके लिए आपने देखा है कि व्यापक स्तर पर पोलियो अभियान चला था और भारत के अंदर भी समय समय पर पोलियो अभियान चलता रहा और अब भी जैसी आवश्यकता होती है समय समय पर पोलियो की जो बूंद हैं, 2 बूंद जिंदगी की, वो पिलाई जाती है। तो पोलियो को मिटाने का जो सुझाव दिया था, जो संकल्प लिया था, वो यूनिसेफ के शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इसी प्रकार से जो टिटनस से क्या है जो बीमारियां लगती है छोटे बच्चों को, तो उसके लिए भी टिटनस का टीका लगाने का जो अभियान है वो चलाया गया और बच्चों को आज भी हम टिटनस का टीका लगाते हैं समय के अनुसार, और उसमें टीकाकरण के अंदर शामिल किया गया कि बच्चों को बीमारियों से मुक्त रखा जाए। इसी प्रकार से डायरिया के बचाव के लिए भी टीकाकरण किया जाता है। डायरिया के बचाव के लिए बच्चों को टीकाकरण के अंदर क्या है उसका इलाज किया गया था कि बच्चा डायरिया के बचाव के होकर एक पोषित रूप से या सही क्या है उसका विकास हो सके। विटामिन ए की खुराक, तो विटामिन ए की खुराक जो आंखों के लिए और अच्छी होती है, उसके लिए रतौंधी रोग से बचा जा सकता है, तो विटामिन ए की खुराक भी बच्चों को पिलाई जाती है। इसी प्रकार से अपने देखें तो प्रोटीन युक्त भोजन है,
अपने कहा था कि बच्चों को उन्होंने सुझाव दिया कि प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो बच्चों को मिलना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के मिनरल हो और सभी प्रकार के जो वसा है, प्रोटीन है, इस प्रकार के सभी प्रकार की जो खनिज हैं उस भोजन के अंदर उपलब्ध हो और एक पौष्टिक भोजन है वो बच्चों को मिले। इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसका जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकारी स्तर पर भी और वहाँ का जो प्रशासन है या फिर पारिवारिक स्तर पर भी। आगे है जो अपने है आयोडीन नमक का प्रयोग। तो बच्चों में आयोडीन की कमी के कारण जो गेंदा रोग हो जाता है उसके बचाव के लिए यूनिसेफ ने सुझाव दिया कि घरों में आयोडीन नमक का उपयोग किया जाए, जिससे कि गेंदा रोग से बचा जा सके और बच्चे का विकास सही हो। क्योंकि आयोडीन जब नमक की जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो बाद मानसिक स्तर पर भी विकास पूरा नहीं हो पाता। तो मानसिक स्तर पर सही विकास हो इसके लिए भी आयोडीन का जो नमक है बहुत जरूरी है। तो गेंदा रोग के बचाव के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयोडीन नमक का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। खसरा रोग का उन्मूलन है। खसरा एक ऐसी जिसमें कई प्रकार की बीमारियां शामिल होती है, इसके लिए खसरे का टीका लगाने का भी सुझाव दिया गया कि इससे कि बच्चे को जो बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियां हैं उससे बचाया जा सके। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का विकास। प्रतिरोधक क्षमता एक ऐसी प्रकार की क्षमता है जिसमें बालक का शरीर स्वयं रोगों से लड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। पहली बात तो यदि प्रतिरोधक क्षमता सही है तो रोग आते नहीं है, यदि आ भी जाते हैं तो वो क्या है जल्दी ठीक हो जाते हैं, यानी कि शरीर उसको अपने आप कवर कर लेता है। इसी प्रकार से जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का संकल्प लिया गया उसका सुझाव दिया गया इसके अंदर कि प्रतिरोधक क्षमता बच्चों के अंदर बढ़ाई जाए। प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वो प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ स्वस्थ शरीर के अंदर ही बढ़ेगी। उसको यदि लंबी बीमारियां नहीं हैं, वो उसका जन्म के बाद विकास सही हो रहा है तो उसका अपने आप ही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और शरीर स्वस्थ है तो प्रतिरोधक क्षमता भी उसके अंदर होगी। तो इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता के लिए पौष्टिक आहार होना चाहिए, सही उसका वातावरण सही होना चाहिए, मानसिक विकास सही हो, उसके लिए ज़्यादा इस प्रकार का जो बौद्धिक जो अपने दबाव कह दें उस बालक पर नहीं हो, जिससे कि वो शरीर स्वस्थ रहे, मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहे, जिससे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। बालकों को पूर्ण स्वास्थ्य, तो बालकों को पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है कि उसको सभी प्रकार का जो उसका स्वास्थ्य है वो सही रहे, उसके लिए सही शुद्ध भोजन हो, शुद्ध पेयजल हो और उसके लिए क्या है वातावरण भी सही हो। तो उसके पूर्ण स्वास्थ्य के जो सुझाव दिए गए कि बच्चे का जो पूर्ण स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए, उसका विकास सही होना चाहिए, ये सभी सुझाव है वो स्वास्थ्य संबंधी सुझावों के तहत दिए गए। उसके बाद अपने यदि कहें तो अपने 2 नंबर पे यदि पहला जो कल किया था वो था स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। यदि अपने कहें तो पहला कल था स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। तो स्वास्थ्य संबंधी सुझाव थे जो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में हम आज अध्ययन जो करेंगे वो करेंगे उत्तर जीविका के बारे में। उत्तर जीविका के बारे में कि बालक को अपने पोषण के लिए, अपने जीवन के लिए अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए। तो उत्तर जीविका या उत्तर जीविका के लिए उत्तर जीविका यानी कि उसको जीने का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए समाज पर, परिवार पर, कि वो सही ढंग से जी सके, अपना जीवन यापन कर सके, अपना विकास कर सके। तो उत्तर जीविका के अंदर बालकों के लिए भोजन संबंधी उपाय किए गए। इसमें प्रत्येक बालक को भोजन मिल सके इस प्रकार के दायित्व परिवार के बनते हैं, समाज के बनते हैं, राज्य के बनते हैं, सरकार के बनते हैं। कहना करता है कि जो बालक ने जन्म लिया है उसके भोजन की व्यवस्था हो, उसको ये अधिकार है भोजन का। और भोजन यदि कोई गरीब परिवार है नहीं हो रहा तो उसके लिए सरकार उत्तरदायी है कि जो बच्चे का जन्म हुआ है उसको भोजन की व्यवस्था की जाए। तो इसी आधार पर वो कह रहा है जन्म के बाद बालकों को उसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं मिल पाती, वह असुरक्षा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए भोजन सुरक्षा संबंधी उपाय प्रत्येक परिवार में जन्म के बाद बालक के लिए किए जाने चाहिए। तो अपने लिख सकते हैं भोजन संबंधी उपाय 3
भोजन संबंधी व्यवस्था प्रत्येक परिवार में की जाए। तो क्योंकि बालकों के जन्म के बाद में उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वो कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषित हो जाने के कारण उसका असुरक्षित महसूस करते हैं, उनका विकास सही ढंग से नहीं होता। तो इस प्रकार के सुझाव दिए गए कि ये उत्तरदायित्व या इस प्रकार की सुरक्षा हो कि बालकों को जिस बाल घर के अंदर बालकों ने जन्म लिया है उसमें भोजन संबंधी व्यवस्था की जाए। नंबर 2 है कि बालकों की जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसा कि शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक होती है क्योंकि उसको उनकी सुरक्षा नहीं मिल पाती। तो उन्हीं कारणों को जान करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाओं के अभाव में जो मृत्यु होती है वो न हो। तो अपने इसको लिखेंगे कि बालकों के जन्म के बाद मृत्यु के कारण को जान करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बालकों के जन्म के बाद होने वाली मृत्यु के कारणों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। तो कई बार बालकों में प्रसव के समय ही मृत्यु हो जाती है या उसके कुछ समय बाद होती है तो इसका मतलब वो बालक का विकास व्यवस्था में सही ढंग से नहीं हुआ और उसमें कुपोषण रह गया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु दर हो जाती है। इन्हीं हो सकता है कि उसके लिए कोई चिकित्सा सुविधाएं जब प्रसव के समय चिकित्सा सुविधाएं सही उपलब्ध नहीं हुई हो, उनके जन्म के समय जो सुविधा है वो जो उसको चाहिए थी वो नहीं मिली हो, जिसके कारण उसका मृत्यु हो गई है। तो मातृ मृत्यु और जन्म जो शिशु मृत्यु दर है वो सुविधाओं के अभाव में भी इसका जो होना निश्चित होता है कि सुविधाएं नहीं मिली तो इसी कारण से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है और बालक की मृत्यु भी हो सकती है और माँ की मृत्यु भी हो सकती है। तो वो ये कहना चाहता है कि इन बालकों का जन्म के समय बालकों की मृत्यु होती है, इनके कारणों का पता लगाया जाए और उसके दूर करने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए प्रयास करने का यही है कि उसके लिए अस्पताल वगैरह में जो प्रसव करवाया जाए और उसमें जो भौतिक जो सुविधाएं हैं वो सारी होनी चाहिए। मानवीय सुविधा का अर्थ भी है कि उसमें डॉक्टर वगैरह प्रशिक्षित हों और डॉक्टर की निगरानी के अंदर ही प्रसव करवाया जाए। इसी आधार पर बालकों के जन्म के समय श्वसन संबंधी समस्या आती है तो उनको भी जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाती है, श्वसन संबंधी मृत्यु को रोकने के लिए भी या श्वसन के अभाव में जो मृत्यु हो जाती है उसको रोकने के लिए श्वसन संबंधी और भौतिक सुविधाएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो अपने 3 नंबर है बालकों के जन्म के समय बालकों में श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं उसे दूर किया जाए। दूर करने का अर्थ ये है कि उसके लिए श्वसन संबंधी जो ऑक्सीजन है उनकी उपलब्धता हो, भौतिक संसाधन की उपलब्धता हो, दूर किया जाए। तो जन्म के समय में बालकों में श्वसन संबंधी समस्या आती है उसे दूर किया जाए। उसको दूर करने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो उस हॉस्पिटल के अंदर और उसके लिए भौतिक संसाधन चाहिए, चिकित्सीय संसाधन चाहिए, वो वहाँ पर
अस्पताल के अंदर उपलब्ध हो। इसी के आधार पर अपने कह सकते हैं कि ये बालकों की जो उत्तर जीविका है, यानी कि उसको जीने का जीने के लिए जितने भी साधन उपलब्ध होनी चाहिए वो होना चाहिए। उसको भोजन की व्यवस्था हो, उसके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां उनके बचाव के लिए उपाय किए जाएं, जन्म के समय में यदि कोई उसकी समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो उसको जीने का जो अधिकार है उसके तहत इस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, खाने पीने की और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो संसार में आकर के सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। इसी के साथ ही जब उत्तरजीविता के उदाहरण दिए हैं, सुझाव दिए हैं, तो अपने इसी के आधार पर अपने देखते हैं कि उसमें स्त्री स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिए हैं। क्योंकि एक यदि माँ स्वस्थ है तो एक बालक का जन्म भी स्वस्थ रूप से होगा। इसी प्रकार से गर्भावस्था के दौरान स्त्री स्वास्थ्य की बात की गई है कि जिस प्रकार से बालक का माँ का गर्भावस्था में ही अच्छी तरह से देखभाल होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो एक स्वस्थ बालक का जन्म होगा। तो स्त्री स्वास्थ्य संबंधी भी सुझाव दिए गए हैं। स्त्री स्वास्थ्य, तो स्त्री स्वास्थ्य के अंदर हम देख सकते हैं कि गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक व उचित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पौष्टिक भोजन होगा, उचित व्यवस्था होगी उसकी, और उचित क्या है आहार होगा, उचित उसकी देखभाल की जाएगी, तो एक स्वस्थ बालक का जन्म होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर होनी चाहिए। तो गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालकों से होता है, क्योंकि यदि हमने पहले बात कर ली कि जो स्त्री स्वस्थ है, जन्मान यदि स्वस्थ है तो बच्चे का स्वस्थ पैदा होना या जन्म देना उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो स्त्री स्वास्थ्य का संबंध प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से बालकों से होता है। स्त्री का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बालकों के स्वस्थ होने की ओर संकेत करता है। यूनिसेफ के जो विश्व जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें स्त्री स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित लक्ष्य और प्रावधान प्रस्तुत किए गए, जो अपने बात देखेंगे। तो अपने देखते हैं कि पहला जो है कि गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार और उचित आयरन की खुराक आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पूर्ण भोजन प्राप्त हो तथा उसका उचित विकास हो सके। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार, गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार और अपने देख सकते उचित आयरन की व्यवस्था, आहार व उचित आयरन की खुराक। तो गर्भावस्था में जब वह तंदुरुस्त पड़ती है तो आयरन की खुराक और पौष्टिक आहार उसको मिलना चाहिए, ताकि उसका स्वास्थ्य सही विकास हो सके और गर्भ में पल रहे बच्चे का भी पौष्टिक उचित रूप से विकास हो सके। तो इस प्रकार से आयरन की जो गोलियां हैं, लगभग मुझे कहते हैं कि 200 से लगभग गोलियां हैं इस व्यवस्था के दौरान खानी चाहिए। इसी प्रकार से इसमें पौष्टिक आहार है उसको भी मिलना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी जो स्त्री का जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान इसके अंदर रखा गया है। नंबर 2 है, इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो उसमें जो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे का जन्म भी सही और स्वस्थ रूप से होगा। इसी प्रकार से जो जन्म के बाद में जो स्तनपान है, माँ का दूध है, उसका भी बहुत महत्व है। इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि जो लगभग 6 माह तक केवल बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, इसी प्रकार से, और उसके बाद भी लगभग 2-2.5 साल तक दूध पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे का विकास सही ढंग से हो पाए। तो बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध या केवल माँ का दूध
केवल मां का दूध पिलाएं। तो इसी प्रकार पर इसका यदि इस प्रकार से मां का भी स्वास्थ्य सही रहेगा और बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो गर्भवती स्त्रियों को 6 से 4-6 माह तक अपने बालकों को स्तनपान करवाना सुनिश्चित किया जाए और बालकों को पूर्ण रूप से जन्म के बाद प्राप्त हो सके और उसका विकास संतुलित रूप से हो सके। तो उससे क्या है, मां के दूध से उसको पूर्ण रूप से जो भोजन का मिलेगा जिससे कि उसका विकास सही ढंग से होगा। उसके बाद भी 2 से 2.5 वर्ष तक मां का दूध और साथ में जो घर में बन रहा है खाना उनको देना चाहिए। नंबर 3 है, प्रसव के समय भी स्त्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए जिससे स्त्री जन्म लेने वाले बालकों को सुरक्षित रह सके और प्रसव सरकारी व निजी चिकित्सालयों में चिकित्सक की देखरेख में होना चाहिए। तो प्रसव के समय प्रसव के समय प्रसव के समय मां को सुरक्षा मिले या स्त्री को सुरक्षा मिले, पूर्ण सुरक्षा मिले। स्त्री को पूर्ण सुरक्षा मिले। सुरक्षा मिलने का अर्थ ये है कि उनका जो प्रसव के समय वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। उनका जो प्रसव है वो क्या प्रशिक्षित डॉक्टरों की निगरानी के अंदर निजी अस्पताल में हो या सरकारी अस्पताल में हो। तो अपने देख सकते हैं कि प्रसव है वो निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल के अंदर प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में चिकित्सक की निगरानी में की देखरेख में इस प्रकार अपने देखते हैं कि प्रसव जो क्या है निजी हॉस्पिटल में और सरकारी में हो ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और बच्चे का विकास सही ढंग से हो सके। इसी आधार पर हमें गर्भ के समय शिक्षण सुविधाएं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्त्रियों का वजन कम होने पर उसकी संख्या, कई बार ऐसा होता है कि बालकों की संख्या जन्म के समय कम होती है, इसका मतलब उसका विकास सही ढंग से नहीं हुआ। तो उसके लिए माँ को उस समय के लिए क्या है, इसमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए जिससे कि वो इस जो पौष्टिकता जो गर्भ के अंदर जो कुपोषण का शिकार होता है वो कुपोषित की जो बच्चों में कुपोषितता हो जाती है उसको दूर किया जा सके। स्त्रियों की माता तक की जो समय मृत्यु हो जाती है उसको कम किया जाए। मातृत्व मृत्यु दर को कम करने का सुझाव दिया। जिस प्रकार से बालकों में शिशु मृत्यु को कम करने का प्रयास सुझाव दिया, उसी प्रकार से जब प्रसव के समय मातृ मृत्यु दर हो जाती है या माताओं की मौत हो जाती है, इसको भी कम करने का सुझाव दिया गया। तो मातृ मृत्यु दर के कारणों को जान करके उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर हमने आज अब तक हम 3 प्रकार के सुझावों का अध्ययन कर लिया जो से हमने दिया था। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव जो हमने कल अध्ययन लिए थे। आज हमने उत्तर जीविका के आधार पर हमने कहा कि भोजन की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। जिस घर में उस बालक ने जन्म लिया है उसमें उसके जन्म के बाद में उसके पालन पोषण की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। इसके लिए परिवार का दायित्व है, समाज का है और वहाँ की जो सरकारों का जो दायित्व है कि उस प्रकार सुनिश्चित करें कि उस बालक का विकास सही ढंग से हो, उसमें भोजन संबंधी जो अधिकार है उसको मिल सके।
इसके साथ स्त्री स्वास्थ्य संबंधित बात कही गई, क्योंकि स्त्री स्वास्थ्य जरूरी है। यदि हमने स्वस्थ बालक का जन्म है वो स्त्री के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो स्त्री स्वास्थ्य के लिए जो माँ को पौष्टिक आहार मिले और आयरन की खुराक है वो दी जाए। बच्चे को 6 माह तक केवल माँ का दूध, उसके बाद क्या है 2-2.5 वर्ष तक क्या है स्तनपान करवाया जाए। प्रसव के समय भी स्त्रियों को पूर्ण सुरक्षा मिले, और प्रसव के समय सुरक्षा का मतलब यही है कि सूक्ष्म महसूस करें, एक जो सुरक्षित स्थान पर उसको लेके जाया जाए अस्पताल के अंदर, और उसके अंदर डॉक्टरों की देखरेख में उसका प्रसव हो। प्रसव के समय सरकारी या निजी अस्पताल हो या चिकित्सक की देखरेख में हो, और मातृत्व की मृत्यु दर हो जाती है, जहाँ बालक के जब उस प्रसव के समय जब माता की मृत्यु हो जाती है उसको भी कम करने का सुझाव दिया गया। इसी आधार पर अपने आज 3 स्वास्थ्य संबंधी जो सुझाव है वो हमने कर लिए हैं बाल के अधिकार से संबंधित। इसके आगे जो पोषण संबंधी, शिक्षा संबंधी और संरक्षण संबंधी जो अधिकार है बाल अधिकारों के, उसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।